सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 7 अमूल्य उपहार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, अमूल्य उपहार का अर्थ होता है कीमती भेंट जिसकी कोई कीमत ना हो। व्याख्यान 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा था तथा इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को भी जाना था और उसका आपको गृह कार्य भी दिया गया था। आज हम व्याख्यान 2 में इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर तथा भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ जो व्याख्यान 1 में गृह कार्य दिया गया था उसका हल भी जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनको बोलकर देखते हैं। नंबर 1, दृश्य। ये लिखा हुआ है बच्चों, दृश्य। द के नीचे री की मात्रा आदर्श और य क्या बना, दृश्य। नंबर 2, वर्षगांठ। नंबर 3, गूंज। नंबर 4, कार्यक्रम। जब आप शब्दों का उच्चारण सही कर पाओगे तभी आप शब्दों को सही से लिख भी पाओगे। अगर आप उस शब्द का उच्चारण गलत कर रहे हो, उसको बोल ही गलत रहे हो, तो वो लिखा भी गलत जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले शब्दों का उच्चारण करना आना चाहिए। जैसे अभी ये गूंज, तो बड़े ओ की मात्रा आ रही है इसमें, क्योंकि इस ओ को एक लंबा बोला जा रहा है, गूंज। ठीक है। नंबर 5 है जन्मदिन। नंबर 6, मूर्ख। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो बड़े ओ की मात्रा है और ये र, इसको रेफ बोलते हैं, जो आपको व्याकरण की पुस्तक में भी सिखाया है। तो ये क्या शब्द है, मूर्ख। नंबर 7 है त्योहार। नंबर 8, आंगन। नंबर 9, अमूल्य। नंबर 10, बरतेंगे। नंबर 11 है स्वागत। नंबर 12 है उपस्थित। नंबर 9 अमूल्य है। नंबर 10 बरतेंगे। नंबर 11 है स्वागत। नंबर 12 है उपस्थित। नंबर 13 है मिठाई। नंबर 14 है मेहनत। नंबर 15 है शोपीस। शोपीस वो होता है बच्चों जो हम सजाते हैं, जिससे घर की सजावट करते हैं, सजावट की जो चीजें होती हैं उसको कहते हैं हम शोपीस। नंबर 16 है समाप्त। समाप्त का अर्थ है खत्म होना। एक बार फिर देखते हैं। नंबर 13 है मिठाई। नंबर 14 है मेहनत। नंबर 15 है शोपीस। नंबर 16 है समाप्त। चलिए अब हम इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। नंबर 1 है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है बच्चों नजारा। जो भी हम दृश्य देखते हैं, जो भी हम नजारा देखते हैं, जैसे इस घर जो आपका ये पाठ है, इसमें भी एक सजे सजाए घर का दृश्य दिखाया गया है, नजारा दिखाया गया है। नंबर 2, आलसी। आलसी का अर्थ होता है कामचोर। काम से जी चुराने वाला, जिसको हम कामचोर कहते हैं। नंबर 3, रद्दी। ये द हलंत हो गया तो आधा हो गया और फिर पूरा द और बड़ी ई की मात्रा रद्दी। रद्दी का अर्थ होता है बेकार की चीजें, जो हमारी किताबें पुरानी हो जाती हैं, अखबार पुराना हो जाता है, तो वो रद्दी में हम दे देते हैं, तो उसे कहते हैं रद्दी। नंबर 4, तकरार। तकरार का अर्थ होता है झगड़ा। जो किसमें हो रहा था, तकरार किसमें हो रही थी, पिंटू और पिंटू की मम्मी के बीच में। एक बार फिर देखते हैं। नंबर 1, दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है नजारा। नंबर 2, आलसी। आलसी का अर्थ होता है कामचोर। नंबर 3, रद्दी। रद्दी का अर्थ है बेकार।
नंबर 4 तकरार। तकरार का अर्थ होता है झगड़ा। नंबर 5 बतियाना। बतियाना का अर्थ होता है बातें करना। नंबर 6 वर्षगांठ। वर्षगांठ का क्या अर्थ है? जन्मदिन। इसको सालगिरह भी बोलते हैं। ठीक है, वर्षगांठ किसकी थी? पिंटू की थी, 12वीं वर्षगांठ थी। नंबर 7 लेट लतीफ। हर काम में देरी। जो हर काम में देरी करता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लेट लतीफ। नंबर 8 गुजारा। गुजारा का अर्थ होता है गुजर बसर करना। यानी कि जब वो पिंटू उस घसीटा राम से पूछ रहा था ना कि तुम इतनी सी जो रद्दी बेचते हो उससे तुम्हारा गुजारा हो जाता है, तो वो कहता है हाँ हमारा गुजारा हो जाता है। तो यानी कि गुजर बसर, उनके खाने पीने का प्रबंध हो जाता है आदि। नंबर 9 तोहफा। तोहफा का अर्थ होता है भेंट या उपहार। बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे? पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस पाठ के आधार पर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है, पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, मम्मी की सहेली, शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। कौन कौन आए थे पिंटू के जन्मदिन पर? पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। प्रश्न ख, पिंटू का स्वभाव कैसा था? उत्तर है, पिंटू का स्वभाव मिलनसार, सरल तथा निश्चल था। मिलनसार का अर्थ है सबसे मिलने जुलने वाला। वो छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करता था। सरल था बिल्कुल और निश्चल था, बिना किसी स्वार्थ के। प्रश्न ग, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर है, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के जितना बड़ा बन जाए। ताड़ का अर्थ क्या बताया था? ताड़ एक वृक्ष होता है जो बहुत ऊंचा होता है और तिल होता है नन्हा सा। तो अभी पिंटू क्या था? एक नन्हा सा तिल था। तो उसे आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के समान यानी कि बहुत बड़ा बन जाए। एक बार फिर दोहराते हैं प्रश्न को और उसके उत्तर को। पिंटू का स्वभाव कैसा था? उत्तर है, पिंटू का स्वभाव मिलनसार, सरल तथा निश्चल था। प्रश्न ग, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर है, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के जितना बड़ा बन जाए। प्रश्न ख, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार किसका था? कारण सहित बताइए। पिंटू को जो उपहार अच्छा लगा था उस उपहार को अच्छा लगने का क्या कारण था, ये हमें इस प्रश्न में लिखना है। तो बच्चों, ये जो सारे प्रश्न मैं अभी करवा रही हूँ ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं, साफ व सुंदर लेख में, और पेंसिल से लिखना है। पेन से का काम नहीं करना है अपने अपने पुस्तक में। उत्तर है, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटा राम का था, क्योंकि उसका उपहार कभी नष्ट न होने वाला था। क्या दिया था उसे? आम का पेड़, पौधा जो लगाया था उसने आम का, तो वो तो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो सालों साल चलेगा और आगे उसके काम भी आएगा जब वो फल देगा। तथा क्या करता? साथ ही साथ वातावरण के लिए भी लाभकारी था। तो वृक्ष क्या है? हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, तो इसलिए वृक्ष क्या है? हमारे सच्चे मित्र हैं। तो पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटा राम का था, क्योंकि उसका उपहार कभी नष्ट न होने वाला था और साथ ही साथ वातावरण के लिए लाभकारी था। प्रश्न ड, पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे?
उसके खिलाफ किस लिए थे उन दोनों की दोस्ती के? तो उत्तर है पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटा राम की दोस्ती के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि वे उसे पिंटू के बराबर नहीं समझते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि पिंटू तो अच्छे घर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, स्कूल जाने वाला है, लेकिन जो घसीटा राम है वह मैले कपड़े पहनता है और ना ही स्कूल जाता है और रद्दी बेचता है, तो इस दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए पिंटू के माता पिता उन दोनों की दोस्ती के विरुद्ध थे। प्रश्न नंबर 2 है किसने किससे कहा। अब ये जो आपका पाठ है, इस पाठ में पात्र हैं, तो वो पात्र एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कभी मम्मी बोल रही है, कभी पापा, कभी पिंटू, कभी घसीटा राम। तो ये किसने किससे कहा आपको बताना होगा। जैसे पहला है क तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी। तो किसने कहा था? पिंटू के पापा ने। किससे कहा? शारदा आंटी से। पिंटू के पापा ने शारदा आंटी से कहा था। ख आज कोई त्योहार था क्या? ये किसने कहा? घसीटा राम ने पिंटू से, क्योंकि उसने देखा कि पिंटू के घर वो सजाया हुआ है पूरी तरह, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो उसे लगा आज पिंटू के घर पर कोई त्योहार था, तो इसलिए वो घसीटा राम पिंटू से पूछता है। तो घसीटा राम ने पिंटू से कहा। अगला है क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू ने घसीटा राम से कहा जब वो दरवाजे पर खड़ा था। बच्चों, अब हम इस पाठ का भाषा ज्ञान करते हैं। भाषा ज्ञान में सबसे पहले प्रश्न दिया है उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, विशेषण शब्द क्या होते हैं यह एक बार आप अपनी कक्षा चौथी में भी पढ़ चुके हो, और एक बार मैं आपको आज पुनः बता देती हूँ इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि संबंधी विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, संख्या, मात्रा आदि विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे काली गाय, कुछ लोग, स्वादिष्ट खाना, 1 किलो सेब, खट्टा नींबू, विशाल वृक्ष। अब ये जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, इन उदाहरण में हर शब्द की, जैसे गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है? काली है। लोग हैं, अगले वाक्य में जैसे मैंने बोला, तो कैसे लोग हैं? कुछ लोग हैं। अब अगला वाक्य मैंने बोला था स्वादिष्ट खाना, तो खाना कैसा है? स्वादिष्ट है। 1 किलो सेब, तो सेब से पहले क्या बोला मैंने? कितनी है सेब? 1 किलो। तो ये सारी विशेषता जो बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। विशेषण के भेद भी होते हैं, लेकिन इन भेदों के बारे में हम अपने पाठ्य पुस्तक में, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में विस्तार से जानेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी परिभाषा जानेंगे और उसी के आधार पर अपने इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो इसमें ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गंदा, नया, बढ़िया, आलसी। ये खालिस्तान दिए गए थे जिसको मैंने आपके लिए भर दिया गया है। जैसे पहला था वह बहुत आलसी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पहले खालिस्तान में आलसी। दूसरा है वह गंदा लड़का नहीं है पापा, तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान में क्या भरा हमने? गंदा। तीसरा है तुम्हारा नया मित्र घसीटा राम ही है ना, तो यहाँ पर नया, तो मित्र कैसा है? नया है। यहाँ पर मित्र की विशेषता बताई गई है। अगला है यह आम का पौधा बढ़िया है। अब यहाँ पर आम के पौधे की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, घटिया है या बढ़िया है। तो बढ़िया शब्द लिखा हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर बढ़िया शब्द विशेषण है। प्रश्न 2। प्रश्न 2 आपका विराम चिन्ह पर आधारित है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए या ठहरने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इन विराम चिन्हों से भाषा में स्पष्टता आ जाती है, हमें वाक्य
स्पष्ट हो जाते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। अगर हम किसी वाक्य में रुके ही नहीं, कोई भी विराम चिन्ह ना लगाएं, तो वह वाक्य हमें समझ नहीं आएगा। तो जैसे अब इसमें देखते हैं हम, हाँ मम्मी, इसके बाद हमने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया। वह कह रहा था, यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया। मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा, यहाँ पर रुकना है थोड़ी देर, तो अल्प विराम। जब तक उपहार नहीं दूंगा, पूर्ण विराम। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इन कथन में आए जो रंगीन शब्द हैं वो क्या है, विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इसी प्रकार के और भी बहुत से चिन्ह हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। आइए हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इन विराम चिन्हों को पढ़ते हैं और इनके चिन्ह को भी पहचानते हैं। जैसे सबसे पहले आता है अल्प विराम चिन्ह। ये आप ये देख रहे हो, जो हम कोमा लगा देते हैं, ये इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। ये कब लगाया जाता है, वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए। हमें जहाँ वाक्य में थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ख पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग तो सभी को पता है। कब किया जाता है, वाक्य पूरी तरह समाप्त होने पर। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। अगला है योजक चिन्ह। एक छोटा सा निशान होता है। ये कब किया जाता है, शब्दों को जोड़ने के लिए। ये दो शब्दों को जो आपके विपरीतार्थक होते हैं, जैसे दिन रात, लाभ हानि, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऐसे शब्दों को हम जब जोड़ते हैं तो उसके बीच में हम योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबको पता है कब लगाया जाता है, जब हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे जाने पर। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये आप यहाँ देख रहे हो, विस्मयादिबोधक होता है संबोधन। संबोधन जब हम किसी को पुकारते हैं, अरे इधर आना, है ना, तो अरे ऐसे शब्द, या विस्मयादिबोधक शब्द जो आपको बताए थे पहले भी, छी, धत, हाय, है ना, ऐसे शब्दों के आगे भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बच्चों दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा कब लगाया जाता है, इकहरा जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या पुस्तक का नाम हो या स्थान का नाम हो, तब हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में एक पाठ का नाम दिया गया है, तो वहाँ पर भी हम इकहरा, यानी कि जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा जिसको बोलते हैं, हम वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया है, दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं इसको। ये कब लगाया जाता है, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए। अगर किसी ने कोई बात कही है तो उसको हम वैसा का वैसा ही लिखने के लिए यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब राम ने जो बात कही, उस बात को हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। तो बच्चों, आपको इन चिन्ह के बारे में पता चल गया होगा। अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इसी के आधार पर ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, जहाँ मैंने दो यहाँ पर वाक्य करके दिखाए हैं आपको। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। जैसे पहला दिया हुआ है ओफ। अब ये हैरानी वाला वाक्य है, तो यहाँ पर हमने विस्मयादिबोधक लगा दिया। तुम्हें क्या हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ी देर वाक्य में हम रुके तो अल्प विराम चिन्ह। बेटे, अब यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ बेटे के बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला है ख, आज कोई त्योहार था, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या होली दिवाली जैसा। अब होली और दिवाली दो शब्द हैं, इन शब्दों को जोड़ने के लिए हमने कौन सा शब्द का, इसका योजक चिन्ह का प्रयोग किया है ना यहाँ पर। और जब हमारा वाक्य पूरी तरह समाप्त हो गया है तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया। बच्चों,
अगला है आपका शब्द संकेतों की सहायता से। यहाँ पर एक शब्द पहेली पूरी करने के लिए दी गई है। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको भरना है आपने, जैसे मैंने यहाँ पर भरकर दिखाया है आपको। जैसे पहला है अनुपस्थित का विलोम, तो यहाँ नंबर 1 पर ढूंढेंगे। अनुपस्थित होता है एब्सेंट, तो उसका क्या होता है प्रेजेंट, तो अनुपस्थित का उपस्थित, तो यहाँ नंबर 1 पे हमने लिख दिया उपस्थित, उपस्थित बन गया ये शब्द हमारा। दूसरा है भेंट का पर्याय, बाएं से दाएं, यहाँ पर दिया है जैसे उपहार, उपहार का अर्थ क्या होता है भेंट, इसका पर्याय भी यही होता है। तीसरा है बहस का पर्याय, किसी के साथ बहस करना, बाएं से दाएं। अब हम तीसरा नंबर देखते हैं क्या है हमारा तकरार, तकरार का क्या है बहस। अगला है माला का पर्याय, बाएं से दाएं। अब हमारा नंबर 4 क्या है हार, तो वो क्या है माला का ही पर्याय शब्द है, समानार्थी शब्द है। इसके बाद है परतंत्र का विलोम। एक बच्चे ने भी पूछा था परतंत्र क्या होता है, दूसरों की गुलामी करना। इसका विलोम शब्द क्या बनेगा स्वतंत्र, आजाद। परतंत्र का अर्थ है गुलाम और स्वतंत्र का अर्थ है आजाद। तो यहाँ पर 5वें नंबर पर हमने लिखना है, स्व पहले से ही लिखा है और हमने क्या लिखना है तंत्र, त के ऊपर अनुस्वार और त्र, क्या बन गया स्वतंत्र। अगला है व्यंजन का विलोम, ऊपर से नीचे, स्वर, स्वर और व्यंजन हम बोलते हैं ना, तो स्वर। अगला है शत्रु का विलोम, यहाँ पर ही दिया हुआ है नंबर 7 पर मित्र। तो इस तरह बच्चों आपने अपनी इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। बच्चों आज का हमने जो पाठ का अभ्यास कार्य किया है और भाषा ज्ञान कर लिया है, तो अब हम इस पाठ का जो हमारा व्याख्यान 2 का गृह कार्य है वो जानेंगे। वो क्या है पाठ 7 अमूल्य उपहार के कठिन शब्द व शब्दार्थ लिखो व याद करो। तो आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। बच्चों अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 में जो गृह कार्य दिया गया था, क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है। अगर हमारी गलती है तो हम उस गलती को सुधारेंगे उसे दोबारा लिखकर। तो उसमें पहला प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क किसका जन्मदिन था, यह आपके पाठ में भी बताया गया था। किसका था पिंटू का जन्मदिन था। प्रश्न ख घसीटा राम ने उपहार में क्या दिया। उत्तर है घसीटा राम ने उपहार में आम का एक पौधा दिया। प्रश्न ग शारदा आंटी कौन थी। उत्तर है शारदा आंटी पिंटू की मम्मी की सहेली थी। तो अगर किसी की कोई गलती है तो वो अपनी गलती को पुनः लिखकर सुधार सकता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।